नमस्कार दोस्तों, मैं ऋषि अमो क्लासेस में आपका स्वागत है, अभिनंदन करता हूँ। दोस्तों, हम आपके लिए घटना चक्र पुनरावलोकन की चर्चा लेकर आए हैं, जिसमें हम 2 सेगमेंट में काम कर रहे हैं। पहला क्या है? पॉलिटी, दूसरा क्या है आपका? जियोग्राफी। दोस्तों, इसमें अब तक हम लोगों ने इसके पहले राज्य विधानमंडल तक देख लिया पॉलिटी वाले सेगमेंट में, और आपका जो जियोग्राफी वाला सेगमेंट है दोस्तों, इसमें जो भारत के पठार हैं, भारतीय पठार हैं, यहाँ तक कंप्लीट हो चुका है। साथ ही दोस्तों, हम आपके लिए आरओ की तैयारी के लिए उसके पीवाईक्यू लेकर आए हैं। पीवाईक्यू में दोस्तों जीएस हम लोग केमिस्ट्री वाले सेगमेंट तक देख चुके हैं, हिंदी भी आपका चल रहा है। साथ ही दोस्तों, अगर आप अदर एग्जाम की तैयारी करते हैं तो हमारा एक चैनल है अमोघ क्लासेस। अमोघ क्लासेस का टेलीग्राम चैनल है, वहाँ आपको वहाँ इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। वहाँ आपको सभी प्रकार की तैयारी के जो फैक्ट होते हैं, जो आप अक्सर एग्जाम में भूल जाते हैं, एग्जाम टाइम नहीं रिकॉल कर पाते हैं, उस चीज को अच्छी बेहतरीन तरीके से तैयारी की जा रही है डेली बेसिस पे एमसीक्यू के माध्यम से। उसे ज्वाइन करके आप लाभ उठा सकते हैं। साथ ही दोस्तों, ये ऐसा सेगमेंट है पीवाईक्यू घटना चक्र, क्योंकि आप कोई भी एग्जाम देने जा रहे हैं, कोई भी कंपटीशन की एग्जाम दे रहे हैं, वहां से जीएस पूछना तय है। अगर आप इसको पढ़ रखे हैं, चाहे आपका यूपी पीसीएस हो, चाहे आरओ हो, चाहे बीपीएससी हो, एमपीपीएससी से कोई भी एग्जाम दे रहे हो, एग्जाम पीसीए के साथ साथ अदर कोई एग्जाम दे रहे हैं जहाँ जीएस की अच्छी खासी वैल्यू है, उस सभी के लिए ये रामबाण सीरीज है अपने आप में, क्योंकि प्रश्न यहीं से बनते हैं। ठीक है, अगर आपने इसको एक बार पढ़ रखा है, आपके लिए कोई भी एग्जाम निकालना कोई चुनौतीपूर्ण नहीं है। ठीक है, चलते हैं तो आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। क्या है टॉपिक? उच्च न्यायालय, हाई कोर्ट। हाई कोर्ट के बारे में दोस्तों आज हम पढ़ने हैं। अगर हाई कोर्ट थोड़ा पृष्ठभूमि देखा जाए, अगर हम आपको चर्चा करें, अगर भारत के सर्वप्रथम पहला हाई कोर्ट की बात करें, कब स्थापित किया गया है? 1862 से दोस्तों हाई कोर्ट का स्थापना होना शुरू हो गया है। ठीक है, इसमें जो पहला हाई कोर्ट था आपका, कौन कौन सा? एक बम्बई स्थापित किया गया था। 3 हाई कोर्ट सबसे पहले स्थापित बम्बई, दूसरा मद्रास, ठीक है, और तीसरा कोलकाता। ये पहले हाई कोर्ट थे जो स्थापित किए गए थे। अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें, उत्तर प्रदेश जो हाई कोर्ट है, इसकी स्थापना हुई थी 1866 में। ये कुछ ऐसे हाई कोर्ट के फैक्ट है जो आपसे अक्सर एग्जाम में पूछे जाते रहते हैं, विभिन्न एग्जामों में। ठीक है, अब हमें देखना है कि आखिर हाई कोर्ट संबंधित कौन कौन से प्रश्न आयोग द्वारा बने हैं और क्या आगे बन सकता है। ठीक है, आगे चलते हैं। क्या है? भारतीय संविधान के तहत राज्यों की न्याय प्रशासन में उच्च न्यायालय की स्थिति शीर्ष पर है। ठीक है, और भारतीय संविधान के राज्यों के लिए उच्च न्यायालय है, और भाग 6 में अध्याय 5 में लिखा गया है। कहां से कहां तक? अनुच्छेद 200 लेकर 214 से लेकर 231 तक क्या है? हाई कोर्ट का प्रावधान किया गया। एक चीज और आपको बता दूं, जैसे मान लीजिए जो हमारे यहाँ हाई कोर्ट की एक एकीकृत संरचना कही जाती है, उसमें क्या है? यहाँ पे यहाँ पे 3 सेगमेंट में देखिएगा। सबसे शीर्ष पर सुप्रीम कोर्ट है, दूसरे नंबर पे हाई कोर्ट है, तीसरे नंबर पे क्या है आपका? डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट किस पे है? केंद्र लेवल पे है, केंद्र लेवल की जो समस्याएं होता है उसकी सुनवाई करता है। हाई कोर्ट जो होता है स्टेट लेवल की, स्टेट मतलब जो राज्य लेवल की, यूपी बिहार किया है, इसका स्थापना देखता है। और डिस्ट्रिक्ट मतलब जो जिला लेवल पे है। ठीक है, जिला लेवल जो समस्याओं का समाधान करता है वो आपका डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है। इसे एकीकृत संरचना कहा जाता है। एकीकृत क्यों? एकीकृत ये तो पहली चीज, ये एक हायरार्की में बने हुए हैं। दूसरी चीज इनके सभी के लिए एक ही कानून होता है। ऐसा नहीं है कि हाई कोर्ट के लिए अलग कानून से डिसीजन देगा, सुप्रीम कोर्ट मतलब सुप्रीम कोर्ट आपका अलग देगा, हाई कोर्ट आपका अलग है, ऐसा नहीं है। सभी कोर्ट एक ही नियम के तहत, एक ही कानून के तहत अपना डिसीजन देते हैं। और प्लस आप अगर मान लीजिए किसी मान लीजिए यहाँ से आप डिसअपॉइंट हुए, आपका डिसीजन आपके खिलाफ आया, आप इसमें अपील कर सकते हैं, यहाँ के बाद आप यहाँ अपील कर सकते हैं। ठीक है, ये आपके अपने यहाँ के क्या है? न्यायिक संरचना का न्यायिक संरचना है। ठीक, चलते हैं। अब इसमें ये देखना है जो हाई कोर्ट का उल्लेख किया गया है, कहाँ किया गया है? भाग 6 में और अध्याय 5 में, अनुच्छेद 214 से 231 तक। ठीक, प्रत्येक राज्य के लिए एक उच्च न्यायालय की स्थापना की गई है। लेकिन हुआ क्या था, पहले जो संविधान बना था, प्रत्येक राज्य के लिए एक उच्च न्यायालय की व्यवस्था तो की गई थी, लेकिन समस्या ये हुआ तब राज्यों की संख्या कम थी। क्या थी? राज्यों की संख्या कम थी। तब आपको पता है जब हमारा राज्य पुनर्गठन अधिनियम पारित हो रहा है, कब? 7वां संविधान संशोधन के द्वारा 1956 में, जो फजल अली आयोग की अध्यक्षता में गठित किया गई कमेटी गठित की गई थी, उसके सिफारिश के आधार पर एक संशोधन होता है जिसके हम 7वां संविधान संशोधन कहते हैं। उस वक्त क्या हुआ? 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश का गठन हुआ था। ठीक है, जब इसका गठन हुआ तब इसी समय ये प्रावधान किया गया भाई साहब। उसमें हम लोग अगर राज्यपाल वाला याद होगा वो भी देखिएगा। उसमें ये कहा गया प्रत्येक राज्य के लिए पहले एक राज्यपाल तो था, लेकिन इसमें ये कहा गया कि एक से कुछ अब ऐसे स्टेट बन गए छोटे छोटे, अब वहां पर हाई कोर्ट स्थापित करना थोड़ा समस्या था, प्लस जायज भी नहीं था।
इसीलिए क्या किया गया कि कई राज्यों का एक हाई कोर्ट बनाया गया। जैसे आपका महाराष्ट्र का है हाई कोर्ट, जैसे आपका असम का हाई कोर्ट गुवाहाटी वाला। तो इसमें क्या है, इसके क्षेत्राधिकार में कई राज्य आ गए। ठीक है, इसीलिए क्या किया गया, इसमें यह प्रावधान किया गया भाई साहब कि एक राज्य के लिए एक हाई कोर्ट तो होगा, लेकिन ये भी प्रावधान जोड़ दिया गया, एक से अधिक राज्यों के लिए भी एक हाई कोर्ट कार्य कर सकता है। जैसे कलकत्ता है, कलकत्ता हाई कोर्ट क्या है, कलकत्ता हाई कोर्ट के अंतर्गत आपका अंडमान निकोबार वाला क्षेत्र आ जाता है। ठीक है, जैसे लक्षद्वीप है, लक्षद्वीप के अंतर्गत क्या आपका ये आ जाता है, केरला हाई कोर्ट के अंतर्गत लक्षद्वीप का क्षेत्राधिकार आ जाता है। महाराष्ट्र के अंतर्गत आपका कर्नाटक गोवा वाला क्षेत्र आ जाता है, दमन-दीव वाला क्षेत्र आ जाता है। ऐसे कुछ इसके प्रावधान किए गए हैं। आपसे बार-बार इसमें प्रश्न भी पूछा जाता रहा है। ठीक है, आगे चलते हैं। 7वें संविधान संशोधन 1956 द्वारा 231 के तहत यह अधिकार दिया गया कि विधि द्वारा 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए अथवा 2 या 2 से अधिक राज्यों किसी संघ राज्य क्षेत्र के लिए एक साझा उच्च न्यायालय की स्थापना कर सके। मैंने जस्ट अभी एक्सप्लेन किया ऐसा हो सकता है। ठीक है, आगे चलते हैं। अनुच्छेद 230 के तहत संसद विधि द्वारा किसी राज्य क्षेत्र के या किसी उच्च न्यायालय की अधिकारिता का विस्तार कर सकती है। यानी संसद के पास ये अधिकार क्षेत्र है। मान लीजिए एक इलाहाबाद हाई कोर्ट है, ठीक, मान इलाहाबाद हाई कोर्ट है। अब इलाहाबाद हाई कोर्ट क्षेत्र अधिकार कहाँ तक, उत्तर प्रदेश तक है। कहाँ तक है, उत्तर प्रदेश तक। यानी उत्तर प्रदेश राज्य के जितने संबंधित मामले होंगे उसकी सुनवाई कौन करेगा, इलाहाबाद हाई कोर्ट। अब संसद ये कानून बना सकती है कि कह सकती है इलाहाबाद हाई कोर्ट से, महोदय कल से आप उत्तराखंड का भी न्याय देखेंगे। क्या देखेंगे, उत्तराखंड संबंधित जो विस्तार जो मामले होंगे उसको आप देखेंगे। ये शक्ति किसे दी गई है, संसद को दी गई है। वह हाई कोर्ट के क्षेत्राधिकार को क्या कर सकता है, विस्तार कर दे सकता है। ठीक है, उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। आगे चलते हैं। संघ राज्य क्षेत्र से किसी उच्च न्यायालय की अधिकारिता का अपवर्जन कर सकती है। ठीक है, या ध्यान देना है, अपवर्जन मतलब ये है कि वह उसको क्षेत्राधिकार को कम भी कर सकता है। ठीक है, आगे चलते हैं। अनुच्छेद 214 के अनुसार प्रत्येक राज्य के लिए एक उच्च न्यायालय होगा। अनुच्छेद 215 के अनुसार प्रत्येक उच्च न्यायालय अभिलेखी न्यायालय होगा। अभिलेखी न्यायालय का हम लोग पढ़ चुके हैं दोस्तों। एक चीज क्या, अभिलेखी न्यायालय का मतलब होता है इसके साक्ष्य रखे जाएंगे, प्लस अगर आप इसके अवमानना का उल्लंघन करते हैं तो आपको दंड भी दिया जा सकता है। ठीक है, आगे चलते हैं। अभिलेखी न्यायालय होने का तात्पर्य है कि उच्च न्यायालय के निर्णय आदेश अधीनस्थ न्यायालय के बाध्य होंगे। अंदर क्या है कि जो कुछ निर्णय दिया जाएगा उसलिए क्या होगा, अधीनस्थ न्यायालय बाध्य होगा उसको अपने अवमानना के लिए दंड देने से तैसे सभी शक्तियां प्राप्त होगी। ध्यान दीजिएगा, जैसे मान लीजिए एक मामला था, इसमें हम समझते हैं इसको, इस हायरार्की के माध्यम से समझते हैं। एक क्या इसका मतलब क्या है, मान लीजिए एक मामला सुप्रीम कोर्ट में आया। क्या आया, ये एक व्यक्ति है जिसके लड़की है जिसके साथ रेप किया गया और नाबालिग थी। उस केस में सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि आप इस दशा में आप इसको मृत्युदंड दीजिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा ये मृत्युदंड दीजिए या फिर ऐसा ही सब कह दीजिए कि इसको हम 20 वर्ष की कारावास देते हैं। अगर अब ऐसा ही मामला जो होगा कि क्या नाम है, अगर सुप्रीम हाई कोर्ट में आता है तो हाई कोर्ट भी इसी निर्णय को अध्ययन करेगा। ये ऊपर सुप्रीम कोर्ट महोदय ने जो निर्णय दिया है किस सर्कमस्टेंसेस पे था, अगर वही परिस्थितियों पे निर्णय दिया गया है तो हाई कोर्ट भी वैसा ही निर्णय देगा और इसके जो निर्णय होंगे इसके लिए बाध्यकारी होंगे। ठीक है, ऐसा नहीं कि ये अपने उल्लंघन के आधार पर चल सकता है। प्लस अगर इसने कोई निर्देश दिया, किसी हाई कोर्ट को सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया या फिर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने आदेश दिया तो उसको मानने के लिए दोनों कोर्ट बाध्य है। कोई अपने माने अब मानना मतलब अपने मनमानी काम नहीं कर सकता। ठीक है, उम्मीद करते हैं अगर आपको समझ में आया होगा। आगे चलते हैं। 216 के अनुसार प्रत्येक उच्च न्यायालय मुख्य न्यायमूर्ति और ऐसे अन्य न्यायाधीशों से मिलकर बनेगा जिससे राष्ट्रपति समय समय पर नियुक्त करना आवश्यक नहीं है। इसका मतलब क्या है, प्रत्येक हाई कोर्ट जितना होता है दोस्तों, उसके जो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश होते हैं उसके जो अन्य मंत्री मतलब अन्य न्यायाधीश उनकी नियुक्ति कौन करेगा, समय समय पर राष्ट्रपति करेगा। आपको बार बार प्रश्न पूछा जाता है कि नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। हालांकि इसकी जो समिति होती है जिसे हम कोलिजियन सिस्टम कहते हैं, कोलिजियन सिस्टम अलग है, लेकिन जो आखिरी जो नियुक्ति होती है जिसके आधार पर नियुक्ति दी जाती है वो कौन होता है, आपका राष्ट्रपति महोदय होते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति करते हैं। कौन करता है दोस्तों, राष्ट्रपति करते हैं। आगे चलिएगा। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश 62 वर्ष तक आयु तक पद धारण कर सकते हैं। यानी जिस दिन उनको नियुक्ति की जाएगी उससे वो कितने दिन तक, 62 वर्ष तक अपने पद पर बने रह सकते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। फिर क्या है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश
राष्ट्रपति को संबोधित अपने हस्ताक्षर सहित द्वारा पद त्याग दे सकते हैं। इसका मतलब क्या है? अगर मान लीजिए नियुक्ति कौन करा? राष्ट्रपति की है। नियुक्ति इनकी कौन? राष्ट्रपति। तो जो नियुक्ति करता होगा उसी को क्या करेंगे? ये त्यागपत्र भी देंगे। क्या करेंगे? त्यागपत्र भी देंगे। यानी राष्ट्रपति को क्या करेंगे? त्यागपत्र भी देंगे और राष्ट्रपति इनकी क्या करेगा? नियुक्ति करेगा। ठीक है, आगे चलते हैं। या उच्च न्यायालय के न्यायाधीश राष्ट्रपति के आदेश से हटाए भी जा सकते हैं। मान लीजिए कोई ऐसे न्यायाधीश हैं जो सिद्ध कदाचार हो जाता है या फिर असमर्थ हो जाते हैं, उनको उनके पद से हटाने का जो अधिकार है किसको होता है? राष्ट्रपति को आदेश होता है। हालांकि उसकी समिति कमिटी गठित की जाती है, कमेटी गठित की जाती है, लेकिन बता रहे हैं। ठीक है, जो आखिरी संविधान हमारा जो कहता है हम उसकी बात कर रहे हैं। ठीक है, आगे है राष्ट्रपति ऐसा आदेश संसद के प्रत्येक सदन द्वारा उसी सत्र में विशेष बहुमत से पारित प्रस्ताव के आधार पर ही जारी कर सकता है। यानी राष्ट्रपति तभी इनको हटा सकता है, सॉरी रुकिएगा, यानी राष्ट्रपति उनको अपने आदेश के आधार पर, बहुमत के आधार पर संसद के सदन जिसमें राष्ट्रपति के हटाने की बात की जाएगी उच्च न्यायालय को जो न्यायाधीश हैं उसी के आधार पर उनको हटाया जा सकता है। ठीक है, आगे चलते हैं। इसका क्या मतलब? इसका मतलब ये होता है, मैं एक प्रक्रिया आपको बता देता हूँ थोड़ा सा। अगर आपने पढ़ा होगा संविधान, अगर हमारा हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट वाला आपने वीडियो देखा होगा तो ना हो तो आप चाहे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मतलब प्लेलिस्ट बन चुकी है, आप देख लीजिएगा। उसमें प्रक्रिया होती है। क्या? थोड़ा सा प्रक्रिया में समझाना चाहूंगा। एक है आपका अधिनियम आया है, क्या? न्यायिक, एक अधिनियम होता है न्यायिक जांच अधिनियम। कौन सा अधिनियम इसमें? 1968 का है, 1960 न्यायिक जांच अधिनियम। न्यायिक जांच अधिनियम ये कहा गया है कि जो न्यायाधीश होते हैं उनको हटाने का प्रक्रिया का उल्लेख है। ठीक, हटाने की प्रक्रिया का उल्लेख इसमें क्या है? इसमें कहा जाता है अगर कोई प्रस्ताव लोकसभा में लाया जाता है, किसमें लाया जाता है? लोकसभा में लाया जाता है, तो कम से कम 100 प्रस्तावक चाहिए। कितने चाहिए? 100 प्रस्तावक चाहिए। यानी अगर इतने प्रस्तावक हैं तभी क्या कर सकता है? आपको उसके खिलाफ मतलब किसी न्यायाधीश को हटाने के खिलाफ प्रस्ताव लाया जा सकता है। अगर ये प्रस्ताव लोकसभा में लाया जाता है, सॉरी राज्यसभा में, किसमें? राज्यसभा में लाया जाता है, तो ये इन प्रस्ताव की संख्या कितनी हो जाएगी? 50। यानी लोकसभा में 100 और राज्यसभा में 50 प्रस्तावक होना जरूरी है। अब अगर हमारे प्रस्ताव लाया, किसको देखेंगे? किसको देंगे ये प्रस्ताव? सदन के अध्यक्ष को। सदन के अध्यक्ष, सदन के अध्यक्ष मतलब, सदन के अध्यक्ष का मतलब हो गया या फिर आपके लोकसभा अध्यक्ष हो सकता है या फिर राज्यसभा का सभापति, उपराष्ट्रपति को दे सकते हैं। ठीक है, राज्यसभा का सभापति। अच्छा मान लीजिए दिए, अब क्या होगा? अब इनकी इच्छा होता है, इनकी इच्छा होता है, क्या होता है? इसे स्वीकार कर सकते हैं या फिर अस्वीकार कर सकते हैं। दोनों काम कर सकते हैं। कौन कर सकते हैं? यही कर सकते हैं। ठीक है, इसे ध्यान देना, बहुत बारीकी चीज है और बार बार आपसे एग्जाम पूछा जाता है ये चीज। अगर स्वीकार कर लिए तो मान लीजिए अगर ये प्रस्ताव स्वीकार कर लिया कि हाँ भाई साहब इनके खिलाफ ये प्रस्ताव लाया गया, करना चाहिए, तब एक कमेटी गठित की जाएगी। 3 सदस्य वाली कमेटी होगी। कितने? 3 सदस्य उसमें होंगे। एक कमेटी गठित की जाएगी। ठीक है, कमेटी जो गठित की जाएगी, कमेटी में ये कहा जाएगा कि जांच किया जाएगा जो आरोप लगाए गए हैं, जो प्रस्ताव में आरोप लगाए गए हैं, क्या ये सही है या नहीं सही है। अच्छा, कमेटी में होगा कौन? कमेटी में एक होगा जो सीजीआई होते हैं, यानी सीजीआई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होंगे, वो हो सकते हैं। या फिर आगे कौन हो सकता है? उच्च न्यायालय के जिस हाई कोर्ट से संबंधित है उस हाई कोर्ट के सीजे हो सकते हैं, यानी उस हाई कोर्ट के जस्टिस हो सकते हैं। ठीक है, अगला कौन हो सकता है? तीसरा कोई अच्छा न्यायविद हो सकता है, कोई अच्छा न्यायविद हो सकता है जो बहुत ज्यादा फेमस हो। ये 3 सदस्य मिलकर जांच करेंगे। ठीक, अगर जांच सही पाती है समिति, सिद्ध कदाचार दोषी पाती है, वो क्या कर सकता है? फिर सदन अपना रिपोर्ट देगा सदन को। फिर सदन क्या करेगा? उसको 2 विशेष बहुमत से पारित करेगा। विशेष बहुमत का क्या मतलब है? 2/3, 2/3 बहुमत से अगर पारित कर देगा, हाँ भाई साहब इनको हटाया जाना चाहिए, तो अंत क्या होगा? उसको हटाने जाने का प्रस्ताव उस सदन में पारित कर दिया जाएगा। फिर होगा क्या? अब यही सेम प्रक्रिया क्या होगा? दूसरे सदन में जाएगा। ठीक है, दोनों सदन ये काम पर करेंगे और दोनों सदन का जब प्रस्ताव पारित हो जाएगा, दोनों सदन जब पारित कर दिए जाएंगे तो राष्ट्रपति के पास भेज दिया जाएगा। ठीक है, राष्ट्रपति महोदय जब इस पर स्वीकृति प्रदान कर देंगे तो उसे हटाया जा सकता है। आधार क्या है इसका? इसका आधार है सिद्ध कदाचार या असमर्थता, कदाचार या असमर्थता। ठीक है, उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको समझ में आया होगा। आगे चलते हैं। ठीक है, ये चीज आपके बुक में नहीं लिखा गया है, फिर मैंने कहा समझा दें क्योंकि आपको ये बार बार प्रश्न यहीं से बनेगा। ठीक है, चलते हैं आगे। क्या है?
अनुच्छेद 217(2) के तहत उच्च न्यायालय के न्यायाधीश पद के लिए वही योग्य है जो भारत का नागरिक है। ठीक है। अब इसमें बात ये कहा गया है कि आखिर कौन योग्यता होनी चाहिए, मतलब कि जो हाई कोर्ट का न्यायाधीश होगा उसको कौन कौन सी योग्यता होनी चाहिए, यानी क्या हम भी न्यायाधीश बन सकते हैं, क्या आप भी न्यायाधीश बन सकते हैं, नहीं बन सकते। पहला योग्यता ये है, उसे भारत का जो व्यक्ति किसी उच्च न्यायालय के न्यायाधीश हो या दो से अधिक उच्च न्यायालय लगातार न्यूनतम 10 वर्ष तक के अधिवक्ता। यानी इसका क्या मतलब, इसका मतलब ये होता है कि भाई साहब आप अगर उच्च न्यायालय में लगातार 10 वर्ष तक क्या है अधिवक्ता रहे हों, या फिर आप 10 वर्ष तक न्यायिक कार्य का अनुभव हो। ठीक है। अगर इस प्रकार की योग्यता हो तो आप क्या कर सकते हैं, हाई कोर्ट के न्यायाधीश बनने के योग्य हो सकते हैं। अगला क्या है, ऐसे व्यक्ति जो न्यूनतम 10 वर्ष तक क्या हो भारत के राज्य क्षेत्र में न्यायिक पद धारण किया हो, यानी कोई पद पे, मतलब न्यायिक पद पर रहा हो, जुडिशियल पोस्ट पर रहा हो, क्या कर सकता है, हाई कोर्ट का न्यायाधीश बन सकता है। ठीक है। आगे चलते हैं। अनुच्छेद 202(3) के अनुसार उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का वेतन राज्य के संचित नीति पर होता है। ठीक है। जबकि पेंशन जो होता है दोस्तों, इनकी पेंशन जो होता है भारत के संचित नीति पर होता है। ध्यान देना, बार बार आपसे पूछा गया है प्रश्न है, कई बार आपसे एग्जाम पूछा गया है। जो हाई कोर्ट के जस्टिस होते हैं इनके दो प्रकार के, एक होता है वेतन, ठीक है, वेतन, दूसरा होता है पेंशन। ठीक है। वेतन जो होता है राज्य की संचित नीति पर, जिस राज्य में ये रहते हैं राज्य के संचित नीति पर। ठीक है। और जो इनकी पेंशन होती है ये भारत सरकार की इसमें भारत सरकार की संचित नीति पर। ठीक है। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा। आगे चलते हैं, देखिएगा। फिर कह रहे हैं अनुच्छेद 223 के अनुसार उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश पद रिक्त रहने पर या अनुपस्थित रहने पर उस न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों के कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। इसका क्या मतलब है, मान लीजिए कभी कभी मुख्य न्यायाधीश अनुपस्थित रहते हैं। ठीक है। अगर मुख्य न्यायाधीश नहीं है तो अब मुख्य न्यायाधीश को होना जरूरी है। ऐसी दशा में क्या होगा कि अनुच्छेद 223 में कहा गया है जो कार्यकारी न्यायाधीश है इनकी नियुक्ति कौन करेगा, राष्ट्रपति करेगा। कौन करेगा, राष्ट्रपति करेगा। ठीक है। क्या क्या इसके कारण दशा हो सकता है, ये फिर हाई कोर्ट के जो न्यायाधीश हो उनका पद अनुपस्थित, मतलब खाली हो, वो अपने पद पे ना हो, या फिर किसी वजह से क्या अनुपस्थित हो। ठीक है। या अपने कार्य करने में वो सक्षम हो, मतलब कभी कभी क्या हो अनुपस्थित भी हैं, कार्य करने में सक्षम ना हो, तो ऐसी दशा में क्या होगा, कार्यकारी न्यायाधीश की नियुक्ति की जाएगी। कौन करेगा इसको, राष्ट्रपति करेंगे। ठीक है। फिर कह रहा है अनुच्छेद 224 के तहत राष्ट्रपति किसी उच्च न्यायालय के कार्य को अस्थायी वृद्धि या कार्य को बकाया रहने के कारण सम्यक रूप से व्यक्ति को 2 वर्ष से अनधिक अवधि के लिए अपर न्यायाधीश का मतलब हुई अतिरिक्त न्यायाधीश जिसे कहते हैं उसकी नियुक्ति कर सकता है। ठीक है। कौन कर सकता है, राष्ट्रपति कर सकते हैं। कभी कभी होता है क्या है, हाई कोर्ट के ऊपर बहुत ज्यादा बर्डन जब हो जाता है तब क्या करते हैं राष्ट्रपति महोदय, एक नए न्यायाधीश को जो नियुक्ति करते हैं वो कितना कार्यकाल होगा उनका, अधिकतम 2 वर्ष। कितना होगा, अधिकतम 2 वर्ष। तो क्या होगा, कार्यकारी न्यायाधीश की नियुक्ति हो सकती है। ठीक है। आगे चलते हैं। फिर कह रहा है किसी उच्च न्यायालय के किसी न्यायाधीश की अनुपस्थिति रहने पर कर्तव्य पालन असमर्थ रहने की अवधि के लिए सम्यक रूप से हर किसी व्यक्ति को कार्यकारी न्यायाधीश, मतलब लीजिए कभी कभी होता क्या है, किसी हाई कोर्ट के न्यायाधीश अनुपस्थित हैं, ठीक है, कहीं चले गए हैं या खाली हैं पद, तो ऐसी दशा में कार्यकारी न्यायाधीश की नियुक्ति की जाती है। कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश और अपर न्यायाधीश जिसे अतिरिक्त न्यायाधीश कहते हैं, और कार्यकारी न्यायाधीश आपने इतना देख लिया। ठीक है। ऐसे न्यायाधीश 62 वर्ष की आयु तक ही पद धारण कर सकते हैं, यानी उनको 62 वर्ष से अधिक होने पर क्या होगा, उनको हटा दिया जाएगा, उनको सेवानिवृत्ति दे दी जाएगी। ठीक है। आगे चलते हैं। आगे क्या है, अनुच्छेद 226 के तहत मूल अधिकारों को परिवर्तन करने के लिए और अन्य प्रयोजनों के लिए रिट दायर करने की शक्ति उच्च न्यायालय को है। इसका मतलब क्या है, आपने पढ़ा होगा, अगर फंडामेंटल राइट पढ़ा होगा, फंडामेंटल राइट हमने देखा भी था क्या, फंडामेंटल राइट में हमने ये देखा था जो सुप्रीम कोर्ट है, अगर फंडामेंटल राइट का हमारा उल्लंघन हो रहा है तो हम लोग क्या करते थे, अनुच्छेद 32 के तहत डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट चले जाते थे कि भाई साहब हमारे फंडामेंटल राइट का उल्लंघन हुआ, फलाने ने हमें गरिया दिया है, आप सुनवाई करिए। या फिर 226 के तहत हम क्या करें, हाई कोर्ट में अपील कर सकते हैं। इसमें दोनों में अंतर ये है कि हम अनुच्छेद 32 तहत हाई कोर्ट में केवल फंडामेंटल राइट के उल्लंघन पे जा सकते हैं, जो अधिकार है हमारा केवल फंडामेंटल राइट पे, लेकिन जो हाई कोर्ट है आपको फंडामेंटल राइट को देता ही देता है, प्लस अदर कोई बात को उल्लंघन होता है, अधिकार को उल्लंघन होता है जो फंडामेंटल राइट नहीं है, उसके भी खिलाफ क्या कर सकते थे, आप अपील हाई कोर्ट में जा सकते हैं। इस आधार पर कहा जाता है हाई कोर्ट के जो क्षेत्राधिकार शक्तियां हैं वो अनन्य है फंडा 32 के तहत, 226 के तहत, जबकि हाई सुप्रीम कोर्ट का अनन्य शक्ति नहीं है।
ठीक है। इसके पास अनन्य शक्ति है और इसके पास अनन्य शक्ति नहीं है। ठीक है, ये बार बार आपसे प्रश्न पूछा गया प्रश्न है, हो सकता है आगे आपको मिले। ठीक है, आगे चलिएगा। अनुच्छेद 227 के तहत उच्च न्यायालय अपनी अधिकारिता राज्य क्षेत्र के सभी न्यायालय का अधीक्षण सकता है, करने की शक्ति होती है। मतलब जितने हाई मतलब डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होते हैं उसके वो अधीक्षण करता रहता है, सुपरवाइजरी सुपरिटेंडेंस वाला काम करता रहता है। ठीक है, वर्तमान में उच्च न्यायालयों की संख्या कितनी है? 25 है और 7 के क्षेत्राधिकार जो है एक से अधिक राज्यों या संघ शासित प्रदेशों में है। ठीक है, आगे चलते हैं। दिल्ली तथा जम्मू कश्मीर ऐसे 2 केंद्र शासित प्रदेश हैं जिसके क्या है अपने खुद के मतलब न्यायालय हाई कोर्ट है। ठीक, आगे चलते हैं। संसद उच्च न्यायालय के न्यायिक क्षेत्र का विस्तार कर सकती है और अनुच्छेद 241 का संसद विधि द्वारा किसी संघ राज्य क्षेत्र के उच्च न्यायालय को गठित कर सकती है। ठीक है, ये बार बार आपसे पूछा गया है आखिर कौन सा अनुच्छेद है जिसके द्वारा हम किसी हाई कोर्ट का गठन कर सकते हैं, तो कौन सा होगा? अनुच्छेद 241। ठीक है, ऐसे राज्य क्षेत्र जो किसी न्यायालय या संविधान या सभी के अन्य प्रयोजनों के लिए उच्च न्यायालय को घोषित कर सकता है, यानी संसद को ये पूरा क्षेत्र मतलब शक्ति होती है, वह किसी संघ राज्य क्षेत्र के लिए उच्च न्यायालय को गठन कर सकती है या राज्य क्षेत्र के लिए हाई कोर्ट का न्यायाधीश का प्रावधान मतलब हाई कोर्ट का प्रावधान कर सकती है। ठीक है, किसके पास शक्ति है? ये संसद की, राष्ट्रपति की नहीं, ध्यान देना, संसद को ही ये शक्ति है। कह रहे 1862 में क्रमशः कलकत्ता, बंबई और मद्रास हाईकोर्ट की स्थापना की गई। शुरुआत में हमने चर्चा किया था इन हाईकोर्टों की क्या है स्थापना की गई थी। ठीक है, आगे चलते हैं। इलाहाबाद उच्च न्यायालय की स्थापना मूलतः 1866 में हुई। पूछा गया प्रश्न बार बार। ठीक है, उत्तर पश्चिमी प्रांत हेतु उच्च न्यायालय के रूप में आगरा सदर दीवानी अदालत के स्थान पर हुई थी। मतलब शुरुआत में जब इसकी स्थापना हुई थी आगरा में हुई थी, बाद में क्या हुआ था 1869 में इसे इलाहाबाद स्थानांतरित कर दिया गया था। ठीक है, पहले हाई कोर्ट में, फिर उसके बाद आगरा में, फिर यहाँ इलाहाबाद आ गया था। ठीक, वर्ष 1919 में इसे वर्तमान नाम दिया गया। वर्तमान जो 1919 था इसका नाम इलाहाबाद हाई कोर्ट पड़ गया था। संविधान के भाग 6 के भाग 6 अध्याय 6 के तहत अनुच्छेद 233 से और 237 तक क्या है अधीनस्थ न्यायालय। अधीनस्थ न्यायालय है जो डिस्ट्रिक्ट लेवल जो कोर्ट्स हैं उनका प्रावधान किया गया है। ठीक है, अनुच्छेद 233 के अनुसार किसी राज्य के जिला न्यायाधीश की नियुक्ति होने वाले व्यक्ति को नियुक्ति तथा जिला न्यायाधीश के पद स्थापना परिणत उस राज्य के राज्यपाल ऐसे राज्य संबंध अधिकारिता का प्रयोग उच्च न्यायालय से परामर्श के अनुसार करेगा। यानी बार बार ये कहा जाए जो हाई कोर्ट होंगे, सॉरी जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होते हैं, जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के न्यायाधीश होते हैं, जिसे हम डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, जिसे हम डीजे कहा जाता है, डिस्ट्रिक्ट जज जिसे कहा जाता है, इनकी नियुक्ति कौन करेगा? राज्यपाल करेंगे। कौन करेंगे? राज्यपाल करेंगे। किसकी सलाह पर करते हैं? ये हाई कोर्ट के जो न्यायाधीश होते हैं, मुख्य न्यायाधीश होते हैं, इनकी सलाह पर करते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं, परामर्श के बाद करते हैं। ठीक, आगे चलते हैं। अनुच्छेद 234 के अनुसार जिला न्यायाधीशों से भिन्न व्यक्तियों को किसी राज्य के न्यायिक सेवा में नियुक्ति उस राज्य के राज्यपाल द्वारा राज्य लोक सेवा आयोग और ऐसे राज्य संबंध में अधिकारिता प्रयोग करने वाले उच्च न्यायालय से परामर्श के पश्चात ही और राज्यपाल इस राज्यपाल द्वारा बनाए गए नियमों के अनुसार। इसका क्या मतलब? इसका मतलब ये है जैसे आपने डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जो न्यायाधीश उनकी नियुक्ति आपने सुना होगा, एक कोर्ट मतलब क्या होती है, परीक्षा होती है, परीक्षा होती है ना जज की, जो जज की पीसीएस जो एग्जाम होता है, पीसीएस के एग्जाम के तहत जो क्वालिफाइड होता है उसी को नियुक्ति की दी जाएगी। हर किसी को इसमें नियुक्ति नहीं दी जा सकती। कौन देगा? राज्यपाल देगा। कौन देगा? राज्यपाल देगा। ठीक है, आगे चलते हैं। अनुच्छेद 235 के तहत उच्च न्यायालय अधीनस्थ न्यायालयों पर नियंत्रण रखता है। ठीक है, लोक अदालत के माध्यम से सामान्य न्यायालयों के लंबित मामले दोनों पक्ष के मध्य समझौते के आधार पर निपटाया जा सकता है। यानी लोक अदालत आप सुने होगा, लोक अदालत गठन किया जाता है। जैसे होता क्या है, जब आपसी कोई विवाद होता है, आपसी विवाद के समाधान के लिए लोक अदालत का गठन किया जाता है। ठीक, आगे चलते हैं। दीवानी मामले के साथ साथ कतिपय आपराधिक मामले पर विचार कर सकते हैं। जो लोक अदालत होती है दोस्तों, उनको दोनों मामले कौन कौन सा, एक दीवानी अधिकार भी होता है प्लस फौजदारी। अब मुझे लगता है दीवानी फौजदारी में कंफ्यूजन नहीं होगा, फिर भी समझा देते हैं। दीवानी का मतलब होता है जो आपके भूमि लेख संबंधित कोई मामला होता है या राजस्व से संबंधित कोई मामला होता है, उसे दीवानी कहते हैं। जब कोई अपराध संबंधित मामला जैसे रेप हो गया, अपराध हो गया, मारपीट हो गया या फिर किसी का आपने मर्डर कर दिया, ऐसे जो वाद होंगे ये आपके अपराध के अंतर्गत आएंगे, यानी फौजदारी के अंतर्गत आएंगे। और जो लोक अदालत होती है इन दोनों के संबंधित इसको ज्ञान होता है, इन दोनों का अधिकार पे क्या कर सकते हैं, निर्णय दे सकती है। लोक अदालत में वर्तमान सेवानिवृत्ति न्यायिक अधिकारी अथवा विधिक ज्ञान देने वाले
पीठासीन अधिकारी होता है। ठीक है। ग्राम न्यायालय अधिनियम 2008 के तहत ग्राम न्यायालय सिविल आपराधिक दोनों ही मामले में सुनवाई करता है। ग्राम न्यायालय की स्थापना कब हो रही है? ग्राम न्यायालय का मतलब है क्या है? ये जो ग्राम लेवल पे जो समस्याएं होती उसका जो समाधान करते हैं, कौन करते हैं? आपके ग्राम न्यायालय ही करते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। क्या है? अब आगे देखते हैं दोस्तों, इससे संबंधित जो प्रश्न बने हैं आपके एग्जाम में, इसको। ठीक है, आगे कौन कौन से प्रश्न आपके एग्जाम में बने हैं देखते हैं। पहला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से भारत में एक उच्च न्यायालय के बारे में क्या सही नहीं है? ठीक है, क्या नहीं सही है? द्वितीय अपीली उच्च न्यायालय के अपील क्षेत्र अधिकार में है। अच्छा। उच्च न्यायालय के प्रत्येक न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। बिल्कुल सही है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राज्यपाल करते हैं। नहीं दोस्तों, कौन करता है? ये ऑप्शन आपका गलत है। कौन करते हैं? आपके राष्ट्रपति करते हैं। कौन करते हैं? राष्ट्रपति करते हैं। अभी जस्ट हम लोगों ने देखा है। ठीक है, कहाँ है लिखा है ऐसा? अनुच्छेद 217 के अनुसार उच्च न्यायालय के जो न्यायमूर्ति होते हैं, मुख्य न्यायमूर्ति और अन्य न्यायाधीश होते हैं, इनकी नियुक्ति कौन करता है? भारत के राष्ट्रपति महोदय करते हैं। ठीक है, इसके लिए भारत के मुख्य न्यायमूर्ति से तथा उस राज्य के राज्यपाल से तथा मुख्य न्यायमूर्ति से भिन्न किसी अन्य न्यायाधीश की नियुक्ति की दशा में हाई कोर्ट के मुख्य न्यायमूर्ति से परामर्श लेते हैं। इसका क्या मतलब है? जैसे मान लीजिए हाई कोर्ट के जज की नियुक्ति करना है, कौन? तो राष्ट्रपति करेंगे। ठीक है, ऐसा है नहीं राष्ट्रपति हर किसी की नियुक्ति कर देंगे, नहीं, सलाह लेंगे। किसके? एक होंगे सुप्रीम कोर्ट के जज, सीजीआई होंगे। दूसरा हो सकता है हाई कोर्ट के जो होगा जस्टिस, चीफ जस्टिस होगा, उससे उससे सलाह लेंगे। तीसरा क्या कर राज्य के राज्यपाल से परामर्श के बाद क्या करते हैं? राष्ट्रपति महोदय किसी की नियुक्ति करते हैं। और शपथ कौन दिलाता है? शपथ भी कौन कर दिलाता है आपको? राज्यपाल दिलाते हैं। ध्यान देना, नियुक्ति तो आपके राष्ट्रपति करते हैं, लेकिन शपथ कौन दिलाता है? राज्यपाल दिलाते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। कार्यकारी न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है, किसके द्वारा किया जाता है दोस्तों? ये राष्ट्रपति महोदय के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा? राष्ट्रपति महोदय के द्वारा किया जाता है। और कब कहाँ किया जाता है? उच्च न्यायालय में किया जाता है। कब किया जाता है न्यायाधीशों की नियुक्ति? जब पद खाली हो, तब, या फिर कोरम पूर्ति ना हो रहा हो। ठीक, आगे चलते हैं। अभी जस्ट हम लोगों ने देखा था, इसका एक्सप्लेनेशन देख लीजिएगा। अनुच्छेद 224 के तहत उच्च न्यायालय में अपर न्यायाधीश और कार्यकारी न्यायाधीश की नियुक्ति प्रावधान है। ठीक है, 224 ए के अनुसार किसी उच्च न्यायालय के कार्य किसी अस्थायी वृद्धि के कारण होता क्या है, कभी कभी जब बर्डन बढ़ जाता है हाई कोर्ट वगैरह में, तो राष्ट्रपति क्या करते हैं? ऐसे न्यायाधीश को नियुक्ति करते हैं। ठीक है, और ध्यान देना है, इस जो राष्ट्रपति होंगे उनको 2 वर्ष से अधिक कार्यकाल नहीं होगा। मतलब जिसकी नियुक्ति की जाएगी उनको केवल 2 वर्ष के लिए किया जाएगा, ऐसा नहीं अस्थायी उनको नियुक्ति दे दी जाती है। ठीक है, आगे चलते हैं। फिर कह रहा है उस न्यायालय के अपर न्यायाधीश की नियुक्ति कर सकेगा। अनुच्छेद 224(2) के अनुसार किसी उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से भिन्न कोई न्यायाधीश अनुपस्थित रहने पर अन्य कारण अपने पद कर्तव्य पालन न करने का असमर्थ रहने पर मुख्य न्यायमूर्ति के रूप में अस्थायी रूप से कार्य करने के लिए नियुक्त कर सकता है। यानी आपके अदर न्यायाधीश की भी क्या हो सकता है? इसमें नियुक्ति हो सकती है। ठीक है, आगे चलते हैं। चलिए, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को वेतन और भत्ते दिए जाते हैं। कहाँ दिए जाते हैं? राज्य के संचित निधि से। और पेंशन कहाँ दिए जाते हैं? पेंशन जो होता है भारत के संचित निधि से। कहाँ? भारत के संचित निधि से। ठीक है, आगे चलते हैं। कहाँ लिखा गया ऐसा? अनुच्छेद 203 में लिखा, 202(3) में लिखा गया है क्या? उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को वेतन और भत्ते का उल्लेख किया गया है। कहाँ पर? राज्य की संचित निधि पर। ठीक है, किंतु पेंशन कहाँ दिया जाता है? भारत के संचित निधि पर। कहाँ लिखा है? 212(3) में। ठीक, आगे चलते हैं। उच्च न्यायालय सेवानिवृत्त जज पेंशन कहां से पाते हैं दोस्तों? जस्ट बताया, भारत की संचित निधि से। ठीक, आगे चलते हैं। क्या पूछा है? हाई कोर्ट के न्यायमूर्ति की सेवानिवृत्ति कितनी होती है? 62 वर्ष। कितना होती है? 62 वर्ष। सुप्रीम कोर्ट का 65। यहाँ सुप्रीम कोर्ट को होता है, ये हाई कोर्ट को होता है। ठीक है, कहाँ लिखा गया है ऐसा? देख लीजिएगा, ये लिखा गया है आपको 217(1) में। 15वें संविधान संशोधन 1963 के द्वारा उम्र की सीमा निर्धारित की गई है, जब उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति 62 वर्ष से बढ़ाकर 65 वर्ष करने दी गई। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला प्रश्न पूछा है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत में 25 उच्च न्यायालय हैं। बिल्कुल है। पंजाब, हरियाणा और केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ के एक ही सामूहिक न्यायालय है। बिल्कुल, ये भी स्टेटमेंट आपका क्या है? सही है। ठीक, राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली स्वयं का उच्च न्यायालय। बिल्कुल, ये तीनों स्टेटमेंट क्या है आपको सही, लेकिन जब पूछा गया प्रश्न था तब ये गलत था, लेकिन आज ये सही है। ठीक है, क्यों? क्योंकि तब आपका गठन नहीं हुआ था, तेलंगाना का गठन नहीं हुआ था। ठीक, आगे चलते हैं। इसका एक्सप्लेनेशन भी देख लीजिए। उच्च न्यायालय राज्य के न्यायिक प्रशासन का
उच्चतम स्तंभ होते हैं। भारत में उच्च न्यायालयों की संख्या 25 है। मार्च 2013 में पूर्वोत्तर 3 न्यायालयों मेघालय, मणिपुर और त्रिपुरा में नए उच्च न्यायालय की स्थापना की गई है। ठीक है। 1 जनवरी 2019 में तेलंगाना आंध्रा से पृथक उच्च न्यायालय के अस्तित्व में आए। ठीक, आगे चलते हैं। और इसमें ये बता देख लीजिए थोड़ा सिमुलेशन में क्या, ये जो अभी जस्ट ऊपर हमने देखा जो पंजाब उच्च न्यायालय है, पंजाब उच्च न्यायालय में कौन कौन आ रहा है? पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ तीनों आ रहा है। ठीक है, इसका क्षेत्राधिकार है, ये बार बार आपसे पूछा गया है प्रश्न है। और दिल्ली और जम्मू कश्मीर ऐसे क्षेत्र है दोस्तों जो ऐसे केंद्र शासित प्रदेश है जिसके खुद के अपने न्यायालय हैं। ठीक, आगे क्या है? भारत के उच्च न्यायालयों के संबंध में आपको विचार करना है। क्या है देखिएगा, प्रश्न कह रहा है देश में 18 उच्च न्यायालय नहीं, पहला स्टेटमेंट गलत होगा। कितने हैं? देश में केवल 25 उच्च न्यायालय हैं, यानी 25 जहां पहला पहला उसे काट दीजिए। अब देख लीजिएगा क्या है, उनमें 3 के क्षेत्राधिकार एक से अधिक है। 3 के नहीं तो 7 ऐसे उच्च न्यायालय हैं जिसके क्षेत्राधिकार जो है एक से अधिक है, यानी दूसरा भी गलत हो गया। ऑप्शन 4 अपने आप सही हो गया, यानी ये स्टेटमेंट आपका कट गया। देख लीजिए, और जैसे अगला स्टेटमेंट दिया है, किसी भी संघ राज्य क्षेत्र के कोई अपना उच्च न्यायालय नहीं। किसका किसका है? दिल्ली और जम्मू कश्मीर के क्या है? अपने उच्च न्यायालय हैं। ठीक, आगे चलते हैं, देखिएगा आगे प्रश्न पाते हैं, जस्ट मैं समझा दिया हूँ। भारत में उच्च न्यायालय की संख्या कितनी है? 25। इसमें ऑप्शन नहीं, पुराना प्रश्न है, आगे चलते हैं। अंडमान निकोबार द्वीप समूह उच्च न्यायालय में किसके अधिकारिता क्षेत्र के अंतर्गत आता है? कलकत्ता। बार बार आपसे प्रश्न पूछा गया है, अंडमान निकोबार किसके अधिकारिता के अंतर्गत आता है? कलकत्ता में। ठीक है, आगे चलिएगा। और इसमें देख लिया कुछ उच्च न्यायालय किसकी अधिकारिता कहाँ कहाँ पे है, इसको एक बार देख लीजिएगा। क्या है, वर्तमान में 7 उच्च न्यायालय ऐसे हैं जिनकी अधिकारिता जो है एक से अधिक राज्यों में है। जैसे ये है बॉम्बे उच्च न्यायालय। बॉम्बे उच्च न्यायालय में कौन कौन आता है? महाराष्ट्र आता है, दादर गोवा आता है, दादर नागर हवेली और दमन दीप आता है। ठीक है। कलकत्ता में कौन कौन आता है दोस्तों? कलकत्ता उच्च न्यायालय में पश्चिम बंगाल आता है, अंडमान निकोबार आता है। ठीक। गुवाहाटी उच्च न्यायालय में कौन कौन आ जाता है? आसाम भी आता है, अरुणाचल प्रदेश भी आता है, मिजोरम भी आता है, नागालैंड भी आ जाता है। ठीक है। केरला उच्च न्यायालय में कौन कौन आ जाता है? केरल और लक्षद्वीप आ जाता है। ठीक है। और मद्रास उच्च न्यायालय जो होता है, जो तमिलनाडु वाला क्षेत्र है, उसमें तमिलनाडु और पांडिचेरी वाला क्षेत्र आ जाता है। पंजाब जो उच्च न्यायालय है उसमें हरियाणा और आपका चंडीगढ़ आ जाता है। ठीक है। हरियाणा और चंडीगढ़ आ जाता है। जम्मू कश्मीर वाले में कौन कौन आ जाता है? जम्मू और लद्दाख वाला क्षेत्र आ जाता है। ठीक है। उम्मीद करते हैं आपको क्षेत्र समझ में आ रहा है, क्योंकि ये प्रश्न बार बार आपसे एग्जाम बनते हैं, इसलिए ध्यान दीजिएगा। ठीक। निम्नलिखित में से कौन सा एक से अधिक राज्य के केंद्र शासित प्रदेश के लिए है? कौन सा उच्च न्यायालय है? तो कौन सा है दोस्तों? बंबई। कौन सा है? बंबई। ठीक, आगे चलते हैं। कितने उच्च न्यायालय अधिकारिता एक से अधिक राज्यों में है दोस्तों? 7। कितने? 7 राज्यों के हैं। देखिए इसमें ध्यान दीजिएगा, संघ राज्य क्षेत्र शामिल नहीं है। अब ध्यान दीजिएगा, अगर संघ राज्य क्षेत्र नहीं शामिल है तब इसका ऑप्शन 3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। अगर राज्य पूछता तो इसका आंसर क्या हो जाता है आपका? 7 हो जाता है। ठीक है। 3 कौन कौन सा है? गुवाहाटी है, दूसरा बॉम्बे है, तीसरा पंजाब है। ठीक है। बाकी में क्या है? जैसे दमन दीप वगैरह पूछ लिया जाता है इसके लिए। ठीक, आगे पूछा क्या है? निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य का अपना उच्च न्यायालय नहीं है? अब इसमें जो ऑप्शन दे रखा था, इसमें मणिपुर का भी नहीं है अपना, और आपके क्या नाम है कि जब प्रश्न पूछा गया तो मणिपुर का नहीं था, लेकिन 2013 में जो है मणिपुर का अपना उच्च न्यायालय हो चुका है। ठीक है, तो इसलिए आप ये ऑप्शन आपका गलत हो जा रहा है। 2013 में जो 3 उच्च न्यायालय स्थापित किए गए कौन कौन से हैं दोस्तों? इसमें से आपके देखिएगा, अरुणाचल उच्च न्यायालय, मिजोरम उच्च न्यायालय और आपके आप सामने है क्या सा? त्रिपुरा उच्च न्यायालय। पूछा गया है इनमें में से किसके सामने आपका किसका अपना उच्च न्यायालय नहीं, मतलब क्या पूछा गया? निम्नलिखित में से किन राज्यों में मार्च 2013 में उच्च न्यायालय के स्थापित किए गए? कहाँ कहाँ? अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा। अभी जस्ट हम लोगों ने एक्सप्लेन किया था कहाँ कहाँ स्थापित किए गए दोस्तों? आपको मेघालय में और त्रिपुरा में। कहाँ? मेघालय में और त्रिपुरा में। ठीक है, 2 और 4। चलिएगा क्या है? केंद्र सरकार द्वारा पूर्वोत्तर राज्यों में कहा मेघालय, मणिपुर और त्रिपुरा के 3 उच्च न्यायालय की स्थापना किया गया था जब मार्च 2013 में। ठीक है, आगे चलते हैं। निम्नलिखित उच्च न्यायालयों में से एक से अधिक बेंच हैं। किसका एक से अधिक बेंच है आप बताइएगा? कोलकाता उच्च न्यायालय, मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय, मुंबई उच्च न्यायालय और गुवाहाटी उच्च न्यायालय। इसका जो ऑप्शन होगा दोस्तों, इसमें मध्य प्रदेश के भी उच्च न्यायालय हाई कोर्ट के अलग पीठ है और आपका
मुंबई का भी है। ठीक है, देखिएगा ऑप्शन यानी सी और डी, सी और डी इसमें ध्यान दीजिए। और इसका भी उच्च न्यायालय सबसे अधिक बेंच है। अच्छा, सबसे अधिक बेंच है, सबसे अधिक बेंच में पहले सॉरी एमपी होता था, अब आपका मुंबई और गुवाहाटी। देखिएगा एक्सप्लेनेशन देख लीजिएगा क्या है। कलकत्ता उच्च न्यायालय की मूल पीठ कोलकाता में है और दो बेंच, एक पोर्ट ब्लेयर में है, दूसरा जलपाईगुड़ी में है। ठीक है, मध्य प्रदेश का क्या है, मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की मूल पीठ क्या है, जबलपुर में है, जबकि दो बेंच ग्वालियर और इंदौर में, एक ग्वालियर और इंदौर में, यानी कलकत्ता और मध्य प्रदेश दोनों हो गया। बॉम्बे जो उच्च न्यायालय है दोस्तों, बॉम्बे उच्च न्यायालय की जो मूल पीठ है कहाँ है, मुंबई में है, जबकि तीन बेंच कहाँ, नागपुर, पणजी एक गोवा वाला क्षेत्र, तीसरा औरंगाबाद, तीन इसके हो गए। गुवाहाटी के भी जो मूल पीठ कहाँ है, गुवाहाटी में है, और तीन इसके बेंच है कहाँ कहाँ, कोहिमा नागालैंड वाला क्षेत्र, आइजोल और ईटानगर, ये आपकी क्या है, अलग अलग पीठ है। ठीक है, पहले गुवाहाटी उच्च न्यायालय के सर्वाधिक 6 बेंच थे, परंतु क्या हुआ था, मार्च 2013 में मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा उच्च न्यायालय के गठन के पश्चात तीनों बेंच शेष रह गई। ठीक है, नहीं पहले क्या था, जिस ऑप्शन में अगर गुवाहाटी देखा जाए, गुवाहाटी उच्च न्यायालय के पास सबसे अधिक था, लेकिन अब क्या हुआ, ऑप्शन चेंज हो गया, अब किसके पास है, आपका मुंबई और, ठीक है आगे चलते हैं, मुंबई के पास क्या 3 बेंच है। ठीक, आगे चलते हैं। पूछा है निम्नलिखित में से कौन सा राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य क्षेत्राधिकार के अंतर्गत नहीं आता, परामर्श, परामर्श जो अधिकार होता है दोस्तों इसके अंतर्गत नहीं आता। ठीक है, आगे चलते हैं। परामर्श किसी को देना ये इसके क्षेत्राधिकार के अंतर्गत नहीं आता। परामर्श कौन देता है, अनुच्छेद 143 के अनुसार, अनुच्छेद 143 के अनुसार सुप्रीम कोर्ट देता है, किसको देता है, आपको राष्ट्रपति महोदय को, किसको देता है, राष्ट्रपति महोदय को परामर्श देता है, हाई कोर्ट को परामर्श वाला अधिकार नहीं है। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है क्या, एक उच्च न्यायालय प्राप्त उच्च न्यायालय के उत्प्रेषण जारी करता है, यानी पूछा गया प्रश्न है आखिर कब कोई उत्प्रेषण जारी करेगा। ठीक है, देखते हैं क्या है उत्प्रेषण का मतलब क्या, उत्प्रेषण मतलब ये होता है जब कोई लोअर कोर्ट जो होता है हाई कोर्ट का कोई अपना मैटर ट्रांसफर कर देता है, उसे क्या कहते हैं, उत्प्रेषण कहा जाता है। क्या है, जब अधीनस्थ न्यायालय को वह पुनरीक्षण या रिव्यू हो तो एक मामले को विशेष कार्यवाही के अभिलेख उन्हें हस्तांतरित कर दे, ये एक अधीनस्थ न्यायालय की वह किसी मामले में विशेष अंतर कार्यवाही को रोक दे नहीं, इसे हस्तांतरित करना होता है, यानी ऑप्शन यही आपका सही होगा। आगे ऑप्शन देख लिया जाए क्या है, एक से अधिक एक अधिकार को किसी एक अधिकार को वह पद विशेष के बने रहने का अधिकार नहीं, ऑप्शन नहीं आपका क्या इसमें सही, देख लीजिएगा। उच्च एक उच्च अधिकार प्राप्त उच्च न्यायालय द्वारा अधीनस्थ न्यायालय को उत्प्रेषण रिट जारी करता है और वह पुनरीक्षा हेतु एक मामले में विशेष कार्यवाही और अभिलेख उन्हें हस्तांतरित कर दे। ठीक है, यदि अधीनस्थ न्यायालय ने अपने अधिकार क्षेत्र के बाहर निर्णय दे दिया है तो ऊपर न्यायालय उत्प्रेषण द्वारा निचले अदालत के निर्णय को रद्द कर सकता है। ठीक है, यानी सुपरविजन करता है ना हाई कोर्ट, उसी का आधार पर ये काम करता है। ठीक है, अगला प्रश्न है आपसे, निम्न में से एक याचिका अधीनस्थ न्यायालय की कार्य पद्धति पर परीक्षण करती है। अभी जस्ट हमने देखा है कौन सा उत्प्रेषण, उत्प्रेषण के माध्यम से ये होता है कि जो हाई कोर्ट होता है या फिर सुप्रीम कोर्ट होता है, जो उसके अधीनस्थ न्यायालय होते हैं उनके कार्यशैली की उनके उस पर विचार करता है, देखता है भाई साहब आप कुछ गड़बड़ तो नहीं कर रहे हैं इसके बारे में। ठीक है, आगे चलते हैं। उत्प्रेषण प्रतिषेध याचिकाएं अधीनस्थ न्यायालय की कार्य पद्धति की परीक्षण करती है जब अधीनस्थ न्यायालय अपने अधिकार क्षेत्र के बाहर किसी विषय पर सुनवाई करता है। ठीक है, तो ऊपरी न्यायालय प्रतिषेध याचिका द्वारा उस मामले को अपने पास मंगा लेता है ना, कब कहता है भाई जब आप आइए हम मुझे मतलब प्रतिषेध को रोक कर, मतलब प्रतिषेध मामले के द्वारा उसको रोक कर कहते हैं भाई साहब मुझे देखिए तो आप कैसा निर्णय दे रहे हैं किसी मामले में, इसके लिए। ठीक है, आगे निम्न में से एक रीट न्यायालय की कार्यवाही को लंबित होने पर दशा में लागू की जाती है। अब बताइएगा कौन सी ऐसी रीट है कि अगर कोई मामला लंबित है तब किया जाता है, अभी हम जस्ट बताए हैं प्रोहिबिशन या मना करना, इसके लिए। ठीक है, प्रोहिबिशन न्यायालय कार्यवाही लंबित रहने के दशा में लागू की जाती है और यह निचले न्यायालय अपने अधिकार क्षेत्र के बाहर जब विषय में सुनवाई करता है तब। जैसे होता है क्या है, मान लीजिए एक हाई कोर्ट है, यहाँ सुप्रीम कोर्ट है। अब हाई कोर्ट महोदय क्या काम किया, एमपी के मामले को लेकर सुनवाई करने लगे। अब एमपी को लग सकता है भाई साहब आप कैसे आ सकते हैं, ऐसी दशा में सुप्रीम कोर्ट इनको मन न कर प्रतिषेध कर प्रोहिबिट कर सकते भाई साहब अपने अधिकार क्षेत्र में आइए, आप कुछ ज्यादा फुदक रहे हैं ना, इस प्रकार के क्षेत्र में। ठीक है, क्या है, नीचे दो वक्तव्य दिए गए हैं, इनमें से कौन सा कथन सही है। क्या है,
आपका कह रहा है पहला ऑप्शन क्या है, न्यायालय के आदेश को जानबूझकर अवज्ञा करना या उनका पालन न करने पर न्यायिक व्यवहार के बारे में अनादर सूचक भाषा का प्रयोग करना न्यायालय की अवमानना की कोटि के अंतर्गत आता है। आता है कि नहीं आता? बिल्कुल आता है। अगर आ गया तो देखिएगा, न्यायिक सक्रियता व न्यायपालिका को अवमानना पूर्ण व्यवहार दंड करने के दंडात्मक अधिकार दिए गए बिना कार्यान्वित नहीं किया जा सकता। बिल्कुल, ये तो दोनों स्टेटमेंट आपको सही है, लेकिन अवमानना का अधिकार के अंतर्गत क्या है, इसके मतलब कौन सा चीजें आती है, इसे उसको एक्सप्लेन नहीं कर रहा है। ठीक है, इसलिए आपका ऑप्शन बी सही है, लेकिन एक्सप्लेनेशन आपका नहीं सही है। ठीक है, कथन कारण नहीं सही है। उच्च न्यायालय परमादेश जारी करने की सख्त अंतर्गत आता है किसके? संवैधानिक, सांविधिक, मौलिक अधिकार, उपरोक्त सभी के अंतर्गत आता है। ठीक है, और सभी के अंतर्गत क्या कर सकता है? परमादेश अपना जारी कर सकता है। हम लोग जस्ट ऊपर देखे थे इसको, क्या है देख लीजिएगा। अभी मैंने जस्ट यही बताया था ऊपर शुरुआत में, क्या जो सुप्रीम कोर्ट होता है दोस्तों, यह अनुच्छेद 32 के तहत उच्च न्यायालय की अनुच्छेद 226 के तहत मूल अधिकारों की रक्षा के लिए बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण और अधिकार परीक्षा संबंधी निर्णय निकालने का अधिकार है। किंतु हाई कोर्ट क्या है दोस्तों, यह सभी मामले में क्या कर सकता है? हाई कोर्ट क्या कर सकता है? केवल मूल अधिकारिक क्षेत्र में, सॉरी, जो सुप्रीम कोर्ट है केवल फंडामेंटल राइट के आधार पर कर सकता है, और जो आपका हाई कोर्ट होता है वो अन्य मामले में कर सकता है। ठीक है, जो रिट जारी की जा सकता है, ये कितने हैं? ये पूरे हाई कोर्ट जारी कर सकता है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट जो होता है आपका, जो रिट जारी करता है, केवल मौलिक अधिकार के आधार पर कर सकता है। अनुच्छेद कौन सा है? इसका 32 है, इसका कौन सा? 226 है। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे क्या है? निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, कोर्ट का बताइएगा क्या है। भारतीय नागरिक के अधिकार को संरक्षित करने उच्च न्यायालय को सर्वोच्च न्यायालय की अपेक्षा बढ़िया स्थिति में है कि नहीं है? बिल्कुल सही है, बढ़िया स्थिति में। क्यों? क्योंकि वह फंडामेंटल राइट, अन्य राइट के भी सुनवाई कर सकता है। सर्वोच्च न्यायालय केवल मौलिक अधिकार के संरक्षण के लिए ही परमादेश जारी कर सकता है। ये दोनों ही स्टेटमेंट सही है, कथन कारण दोनों ही स्पष्ट है। ठीक है, आगे चलते हैं। अभी जस्ट हम लोगों ने इसका एक्सप्लेनेशन देखा है। ठीक है, आगे चलते हैं। भारत के उच्च न्यायालय न्यायाधीश को हटाने के लिए रीत उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने की रीत के समान है। बिल्कुल, एक ही अधिनियम है, न्यायिक जांच अधिनियम। क्या नाम है? न्यायिक जांच अधिनियम 1968। ठीक है, आगे क्या है? अगला आगे दे रखा है कि उच्च न्यायालय के कोई अस्थायी न्यायाधीश अपने पद और सेवा से सेवानिवृत्ति के पश्चात किसी भी न्यायालय में किसी प्राधिकारी के सामान्य अभिवचन नहीं कर सकता। बताइए कि स्टेटमेंट सही गलत है? नहीं, इसमें किसी भी की नहीं, या सुप्रीम कोर्ट में जा सकता है बट किसी पैरेलल हाई कोर्ट में नहीं जा सकता। यानी स्टेटमेंट आपका पहला सही है, दूसरा गलत है। ठीक है, देख लीजिएगा। अनुच्छेद 217 एक के अनुसार उच्च न्यायालय किसी न्यायाधीश के उच्चतम न्यायाधीश के हटाने के लिए अनुच्छेद 124(4) उपखंड जो रीति का उल्लेख किया गया हो क्या है? समान है। क्या है? मैंने कहा जो हाई कोर्ट का उल्लेख है, जस्ट ऊपर हमने कहा था, जैसे लोकसभा में 14 सदस्य, राज्यसभा में 50 सदस्य जिसका उल्लेख है, उसी प्रकार कहा उल्लेख है? न्यायिक जांच अधिनियम 1968 में। ठीक है, लेकिन ये कहा गया है अनुच्छेद 222 के अनुसार उच्च न्यायालय का स्थायी न्यायाधीश सेवानिवृत्ति के पश्चात उच्च न्यायालय में वह अस्थायी न्यायाधीश रहा हो, उससे भिन्न उच्च न्यायालय में या उच्चतम न्यायालय में अभिवचन कार्य कर सकता है, जबकि उच्चतम न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश भारत के किसी भी न्यायालय में अभिवचन नहीं कर सकता, यानी वह वकालत नहीं कर सकता। ध्यान देना है, यानी अगर सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश होगा, वो किसी न्यायालय में जाकर नहीं कर सकता, लेकिन हाई कोर्ट का न्यायाधीश कर सकता है। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, एक राष्ट्र एक उच्च न्यायालय न्यायाधीश अपना त्यागपत्र संबोधित करता है, किसको देता है दोस्तों? राष्ट्रपति को। किसको देता है? राष्ट्रपति को। कहाँ लिखा गया है? अनुच्छेद 217 में लिखा है। कहाँ लिखा है? अनुच्छेद 217 में लिखा है। ठीक है, आगे चलते हैं, देखिएगा क्या है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश अपने पद को शपथ लेने के बाद 62 वर्ष तक अपने पद पर रहता है। कार्यकाल कितना होता है? 62 वर्ष होता है। लेकिन इसके पूर्व अगर उसकी इच्छा जो होती है कि नहीं हम त्यागपत्र देंगे, और त्यागपत्र दे सकता है। किसको देगा? वो अपना राष्ट्रपति को दे सकता है। किसको? राष्ट्रपति को दे सकता है। ठीक है, अगला प्रश्न यहाँ पे क्या, किस न्यायमूर्ति के खिलाफ 2011 में राज्यसभा में महाभियोग प्रस्ताव पास किया गया, किंतु अपने बचाव के लिए उसने लोकसभा द्वारा उसी प्रस्ताव को पास होने पर त्याग पत्र दे दिए थे? ये दोस्तों आपके न्यायमूर्ति सौमित्र सेन, इनके खिलाफ जो वाद आया था, मतलब जो मुद्दा आया था, इसीलिए। ठीक है, देखिएगा क्या है ये।
कोलकाता उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश न्यायमूर्ति सौमित्र सेन पर लोकनीति के दुरुपयोग के कारण 2011 में राज्यसभा में महाभियोग प्रस्ताव पारित किया गया था। ठीक है, और स्वतंत्र भारत के किसी न्यायमूर्ति को ऐसा पारित होने वाला पहला मामला था। ध्यान देना है, ये एक ऐसे पहले न्यायाधीश है जिनके खिलाफ ये मामला आया था, इसके पहले किसी की बात नहीं आया था। ठीक है, 2011 में उन्हें अपने पद से इस्तीफा दे दिया। ठीक, और पहली बार कोई न्यायमूर्ति था, कोई ऐसा जिसको ये हटाया गया था। और जो वाद लाया गया, जो पहली बार को मतलब किसके खिलाफ पहली बार महाभियोग लाया गया था, वो कौन थे? रामास्वामी के विरुद्ध 1993 में प्रस्ताव लाया गया था, लेकिन वो पारित नहीं हुआ था। और पहली बार जो ऐसे थे, जो प्रस्ताव ऐसे लाया गया था, वो पहली बार जो थे, और उन्होंने प्रस्ताव पारित होने से पहले क्या कर त्यागपत्र दे दिया था अपना। ठीक है, अगला प्रश्न है, बाबरी मस्जिद क्या है? बाबरी मस्जिद राम मंदिर विवाद के हाई कोर्ट उच्च न्यायालय के समक्ष का प्रकार है। परमादेश, स्वामित्व अधिकार, क्षेत्राधिकार क्या है? ये स्वामित्व अधिकार टाइटल सूट के अंतर्गत की सुनवाई करता है। ठीक है, आगे चलते हैं। क्या पूछा? किस उच्च न्यायालय का यह फैसला दिया कि एक ही बार में 3 बार तलाक कहने पर तलाक होना गैर कानूनी है? हाई कोर्ट का जहां बढ़िया फैसला है, समझिए हाई कोर्ट ही कहा, इलाहाबाद हाई कोर्ट ही कहा है, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, आगे क्या है? 2008 में छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन बने? ये सब प्रश्न हटाइएगा, कोई मतलब नहीं है। विधि आयोग के किस अध्यक्ष ने अपने रिपोर्ट के समर्थन में किया कि प्रत्येक उच्च न्यायालय को 1/3 न्यायाधीश दूसरे राज्य के होना चाहिए? ये थे न्यायाधीश HR खन्ना। इन्होंने कहा था कि भाई साहब, जो न्यायाधीश की नियुक्ति होती है, ये दूसरे स्टेट के भी होने चाहिए। ठीक है, जिला न्यायाधीश शब्द के संबंधन किस अनुच्छेद में लिखा गया? 233 में लिखा है। कहाँ है? कहाँ लिखा गया? अनुच्छेद 233 में लिखा गया। ठीक है, आगे चलते हैं। क्या इसे एक्सप्लेनेशन देख लीजिएगा। भारतीय संविधान भाग 6 में अध्याय 6 के अनुच्छेद 233 में जिला न्यायाधीश के शब्द का उल्लेख किया गया है। ठीक है, जिसके अंतर्गत जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति का प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 230 के उच्च न्यायालय की अधिकारिता के संघ राज्य क्षेत्र के विस्तार से अनुच्छेद 231 क्या है? 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक ही उच्च न्यायालय की स्थापना का संबंधित है। और जबकि अनुच्छेद 232 के 7वें संविधान संशोधन अधिनियम 1956 द्वारा निरसन किया गया है। ठीक है, आगे चलते हैं। ये जो अनुच्छेद है उसका एक्सप्लेनेशन दे रखा था। आगे क्या है? अगला प्रश्न क्या है? भारत के संविधान के अनुसार जिला न्यायाधीशों के अभियुक्त या अंतर्गत सम्मिलित नहीं है। कौन नहीं होता दोस्तों? अधिकरण। जो ट्रिब्यूनल होते हैं ये नहीं आते, ट्रिब्यूनल अलग चीज है, बाकी ये सब इसी के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। क्या है अगला? भारत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्या? न्यायिक हिरासत का अर्थ है अभियुक्त संबंधित मजिस्ट्रेट की हिरासत में है और ऐसे अभियुक्त को पुलिस स्टेशन में हवालात में रखा जाता है, न कि जेल में। अच्छा, न्यायिक हिरासत के दौरान मामले के प्रभारी पुलिस न्यायालय की अनुमति के बिना संदिग्ध की पूछताछ नहीं कर सकती। पता है कौन सी स्टेटमेंट सही है दोस्तों? दूसरा है, पहला नहीं है। ठीक है, देख लीजिएगा। क्या है? CRPC या जिसे अपराध प्रक्रिया संहिता के अनुसार 1973 के तहत पुलिस हिरासत में तात्पर्य है कि अभियुक्त प्रभारी पुलिस अधिकारी संबंधित जांच एजेंसी अधिकारी की हिरासत में है। ठीक है, और उसे पुलिस स्टेशन हवालात अधिकारी के हिरासत में रखा जा सकता है। ठीक, आगे क्या है? इसके विपरीत न्यायिक हिरासत जो होता है, इसका अर्थ क्या है? अभियुक्त को संबंधित मजिस्ट्रेट की हिरासत में है और ऐसी स्थिति में केंद्र या राज्य सरकार के कारागार में रखा जा सकता है। अगर न्यायिक हिरासत है, इसका मतलब क्या है? उसे जेल में रखा जाएगा। ठीक है, अगर पुलिस हिरासत में है, उसे पुलिस अधिकारी के जो जहां जांच अधिकारी होते हैं उनके अंतर्गत रखा जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं। न्यायिक हिरासत के दौरान मामले के प्रभारी पुलिस अधिकारी के जांच अधिकारी या न्यायिक अनुमति के बिना संदिग्ध व्यक्ति से पूछताछ नहीं किया जा सकता। ध्यान देना, अगर कोई व्यक्ति जेल में है, जब तक आपको कोर्ट का निर्णय नहीं आता है, कोई डिसीजन नहीं होता है या उससे अनुमति नहीं ले लेते हैं, तब तक आप उससे पूछताछ नहीं कर सकते। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है क्या? लोक अदालत निम्नलिखित कौन सा कथन सही है? लोक अदालत अपने अधिकारिता के मुकदमा दायर करने से पहले मामलों को निपटान करने के लिए उन मामले को नहीं किसी न्यायालय में लंबित हो। अच्छा, लोक अदालत अपने मामले का निपटारा कर सकती है जो सिविल न कि आपराधिक हो। अच्छा, प्रत्येक उच्च न्यायालय केवल सेवारत सेवानिवृत्त न्यायाधिकारी नियुक्त हो सकते हैं। उपयुक्त में से कोई कथन सही नहीं है, इसमें कोई भी स्टेटमेंट आपका सही नहीं। क्यों? क्योंकि लोक अदालत सामान्य अदालतों से संबंधित मामले दोनों पक्षों के मत समझौते के आधार पर निपटारा करता है। ठीक है, इसमें कोई डिग्री नहीं दी जाती है। इसमें दीवानी मामलों के साथ साथ
क्या होता है, आपके आपराधिक मामले भी इसमें सम्मिलित होते हैं। ठीक है। लोक अदालत वर्तमान में सेवानिवृत्त न्यायाधिकारी अथवा विधिक ज्ञान के रखने वाले सामान्य व्यक्ति पीठासीन अधिकारी होता है। ठीक है, जो सामान्यतः एक वकील या सामाजिक कार्यकर्ता हो सकता है। आगे चलते हैं। ग्राम न्यायालय के बारे में पूछा गया है, क्या है ग्राम न्यायालय अधिनियम के बारे में। इस अधिनियम के अनुसार ग्राम न्यायालय केवल सिविल मामले में सुनवाई कर सकता है, आपराधिक मामले में सुनवाई नहीं कर सकता। नहीं दोस्तों, सिविल और आपराधिक दोनों कर सकता है। ऑप्शन आपका गलत है। यह नियम स्थानीय सामाजिक सक्रियतावादी के मध्यस्थ सुलह के रूप में स्वीकार करता है। बिल्कुल, यह सुलह करता है, कोई डिग्री नहीं देता। ठीक है, आगे चलते हैं। भारत में चलित न्यायालय की जो संकल्पना था, किसने दिया था इसे? आपके पूर्व राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम साहब। मोबाइल कोर्ट की स्थापना की बात। ठीक है, आगे क्या है दोस्तों? आज के लिए बस इतना ही। अगला हमारे टॉपिक है केंद्र राष्ट्र संबंध, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आप हमारे चैनल अमोक क्लासेज में इसका वीडियो मतलब इसका लिंक प्राप्त कर सकते हैं, और वैसे प्लेलिस्ट बन गई, आप हर वीडियो को देख लीजिए। और इसके पीडीएफ जो है दोस्तों, वहाँ पर एक अमोक टेलीग्राम चैनल है, जिसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे, वहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।